रंगमंच लोक नाट्य एवं लोक संस्कृति का आयोजन करता आया है और जो कलाकार इन मंचों तक और बहुत अच्छे स्थानों तक नहीं पहुंच पाए, उन्हें उभारने और उन्हें स्थान देने के लिए भी यह हमेशा से प्रयत्नशील रहा है, जिसका एक बड़ा उदाहरण लोक सांस्कृतिक मंडल है, जिसमें पिछले वर्ष मशहूर नाट्य कलाकार निर्देशक लेखक श्री राजकुमार नायक द्वारा भी रूप से 2 नाटकों का मंचन किया गया। विठल पिंजरा प्रसिद्ध रंगकर्मी एवं कार्यशाला के निर्देश कार्यशाला का आयोजन किया गया है। हम भाव के गीत जलाकर इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और यहाँ की बढ़ाते हुए मैं श्री मुख्य अतिथि श्री अरुण पांडे कोरबा वन मंडलाधिकारी का पुष्पगुच्छ से पांडे जी का स्वागत कुमारी साबिता समूह मुख्य अतिथि श्री अरुण पांडे द्वारा रंगकर्मी एवं कार्यशाला निर्देशक श्री अशोक मिश्रा जी का साल और श्रीफल के द्वारा उद्बोधन के लिए मंच पर आए। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की ओर से प्रसिद्ध रंगकर्मी पटकथा लेखक श्री अशोक मिश्र जी जो इस नाट्य वर्कशॉप का संचालन करेंगे, आदरणीय श्री अतुल मित्तल जी इस कंपनी के सह उपाध्यक्ष और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को हमेशा बढ़ावा देने वाले, सभी रंगमंच प्रेमियों, कला रसिकों और इस वर्कशॉप में शामिल होने जा रहे सभी बच्चों, यह लगातार दूसरा साल है जब हम इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। पिछले वर्ष लगभग 90 लोगों ने, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी थे, एक वर्कशॉप में भाग लिया था और इसके बाद निश्चित रूप से यहाँ पर जो भी नाट्यकर्म है उससे एक बढ़ावा मिला था। मैं पूरे बालको प्रबंधन की ओर से सभी मुख्य अतिथियों का और आप सभी का स्वागत करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आगे भी बालको प्रबंधन इस तरीके के जो कार्य करेगा उसमें आप रुचि लेकर पूरी तरह शामिल होंगे, ताकि बालकों की पहचान जिस तरह से एक तकनीकी रूप से प्रोफेशनल कंपनी के रूप में हो रही है, उसी तरह हमारा जो मानवीय गतिविधियों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वह है उसकी कला, उसके रूप में भी बालकों को जाना जाए। आप सभी का मेरे व्यक्तिगत तौर पर और कंपनी की ओर से आप सभी का स्वागत है। अतुल मित्तल जी से मेरा अनुरोध है कि वे कार्यशाला पर मुझे अपनी तरफ से बालको प्रबंधन की तरफ से आज के इस उद्घाटन अवसर पर आप सब लोगों का वेलकम करने में बहुत खुशी हो रही है। बालको जहाँ अपने प्रोडक्शन एंड बाकी कैपेबिलिटीज़ में बढ़ाने में सक्षम रही है, उसी के साथ साथ काफ़ी ध्यान हम लोगों ने कोशिश करी है कि कला, संस्कृति, खेलकूद इस तरह की कुछ कार्यशालाएं अरेंज करके यहाँ के रहने वाले एम्प्लॉयज़, उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे जिससे कि उसका लाभ उठा पाएँ, उस तरह भी हम लोगों ने काफ़ी काम करने की कोशिश करी है। हम लोगों ने एक
सेपरेट डिपार्टमेंट CSR के नाम से ऑलरेडी वर्क कर रहा है, जिसका काम काफ़ी तेज़ी से आसपास के गांवों में, यहाँ के आसपास के रहने वालों के लिए डिफरेंट तरह की योजनाएं जिसमें चलाई जा रही हैं। हमेशा से बालकों का ध्येय यही रहा है कि जैसे लोक कला महोत्सव है उसमें उसको पूरा अरेंज करना। लास्ट ईयर ऑल्सो मुझे ध्यान है कि 2005 में एक थिएटर वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें कि मिस्टर नायक ने करीब 80 या 90 बच्चों को काफ़ी 20 से 25 दिन तक प्रशिक्षण दिया था और उन्होंने 2 बहुत ही सुंदर नाटक यहाँ पे इसी स्टेज पर उसका मंचन किया था, जो कि सबने काफ़ी सराहा था। आज के युग में जो सिनेमा या टीवी का माध्यम जो हमारे बच्चों के लिए है, मे बी वो उतना ही अच्छा नहीं है अगर हम लोग थिएटर या इस तरह की और चीज़ों पे ध्यान दिलाएं अपने बच्चों का, तो दे विल लर्न मोर। उनकी जो एक्सप्रेशन पावर है, उनको जो अपने को व्यक्त करने की पावर है, उसमें उनका कहीं बेटर योगदान रहेगा अगर वो थिएटर वर्कशॉप से उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस थिएटर वर्कशॉप से हमारे यहाँ के युवा और बच्चे पूरा फ़ायदा उठाएंगे एंड इसकी जो टेक्निक्स हैं उसको सीख के आगे अपनी लाइफ में उसको यूज़ कर पाएंगे। मेरा, जैसे पाशपोर्ट जी ने कहा, मेरा पूरा आश्वासन है कि बालको प्रबंधन की तरफ से हमेशा इस तरह के कार्यों में पूर्ण तरह से सहयोग दिया जाएगा। I wish all the best and success for this workshop. Thank you. इनका झुकाव जो है वह साहित्य और नाटकों की ओर हुआ। कुछ समय छत्तीसगढ़ में, विशेषकर रायपुर में काम करने के बाद अशोक मिश्र ने इस देश की क्या पूरे विश्व की जो एक बड़ी प्रतिष्ठित नाट्यशाला है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ पर उन्होंने कार्य किया। अशोक मिश्र इसके बाद बम्बई गए। वो चाहते हैं तो दूसरे ग्लैमरस फिल्मों की ओर उनके पास काफ़ी ऑफर थे। बड़ी महंगी फिल्में बनाकर वो एक, जिसको कहते हैं विलासिता का जीवन, जो फिल्म लेखकों के बारे में सुनते हैं वैसा बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने कला का दामन कभी नहीं छोड़ा। फिल्म और सीरियल्स जो भी उन्होंने लिखे वे बड़े साहित्यिक उच्च साहित्यिक मापदंड के अनुरूप रहे हैं। उनकी सबसे बड़ा जो धारावाहिक था वो तो भारत एक खोज, श्याम बेनेगल का एक बहुत बड़ा सीरियल था, आप लोगों को याद होगा, जिसमें भारत की लगभग 5000-6000 साल पुरानी संस्कृति का उन्होंने वसंत देव के साथ लेखन किया था। इसके अलावा उन्हें अमोल पालेकर के साथ काम करने का मौका मिला, सईद मिर्जा के साथ काम करने का मौका मिला। बम्बई में रहते हुए भी वे छत्तीसगढ़ को नहीं भूले, इसलिए अगर मैं गलत न हूँ तो शायद दुर्गा फिल्म की शूटिंग का काफ़ी हिस्सा छत्तीसगढ़ में हुआ। और यहाँ पर एक गांव है बेरला, जहाँ पे उन्होंने अपने निर्देशक को तैयार किया कि इसकी शूटिंग आप छत्तीसगढ़ में कीजिए। इसी तरीके से श्याम बेनेगल जब महाभारत का जो हिस्सा फिल्मा रहे थे, अशोक मिश्र ने उन्हें सुझाव दिया कि महाभारत की अगर सबसे अच्छी कथा कोई कह सकता है तो पंडवानी के जरिए ही कह सकता है। और पंडवानी का बड़ा अद्भुत प्रयोग भारत के खोज में हुआ, वो अशोक मिश्र के कारण ही था। अशोक मिश्र अपना काफ़ी समय कलागत लेखन को देते हैं। उन्हें ग्लैमरस फिल्में या जिसे कहते हैं फार्मूला फिल्मों की ओर कभी आकर्षण नहीं हुआ। थिएटर और अच्छा थिएटर, फिल्में और अच्छी फिल्में, इसी खोज के कारण उन्हें 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, एक समर फिल्म के लिए और एक नसीम के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वर्कशॉप में जो लोग हिस्सा लेंगे, अशोक मिश्र के लगभग 25 वर्ष के रंगमंची अनुभव का
पूरा लाभ उठाएंगे। वर्कशॉप करने में उन्हें मास्टरी है, निपुणता है, वे काफ़ी दक्ष हैं और मुझे उम्मीद है कि यहाँ की प्रतिभाओं को तलाशने में अशोक मिश्र जो हैं वो हमें पूरी मदद करेंगे। मैं आज बार फिर स्वागत करता हूँ अशोक मिश्र का। धन्यवाद। के रूप में प्रसिद्ध है, आप लोग सब उसके हिस्सेदार हैं, जो एक गर्व का विषय हो सकता है आप लोगों को कि वो विज्ञान के क्षेत्र में भी है और कला के क्षेत्र में भी है, क्योंकि कला और विज्ञान दोनों का कोई झगड़ा नहीं है। जितने बड़े वैज्ञानिक हुए उनमें से बहुत सारे लोग कलाकार भी थे, जैसे आइंस्टीन या आज के न्यूटन या आज इस जमाने के सबसे बड़े साइंटिस्ट हाफिज, जो बहुत अच्छे लेखक भी हैं और जिन्होंने टाइम को लेके नई थ्योरी दी दुनिया के सामने। ये सारे लोग लेखक रहे हैं या कवि रहे हैं या पत्रकार रहे हैं, सब तरह का काम करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक ऐसी जगह में बालकों में जहाँ कला साहित्य को लेके बड़ा अच्छा काम हो रहा है, यहाँ नाट्य कर्मशालाएँ का आयोजन होता है, उसमें आप सब लोग 2 साल में जो पढ़ेंगे उसको आप 1 महीने में 2 महीने में समझ में आता है, उतना आपको नॉलेज देता है थिएटर। और आज के ज़माने में जबकि मनोरंजन के लिए आपके पास ये हॉल है छोटा सा, इतना सुंदर वातावरण है बालकों का, तो मेरे ख्याल से यहाँ बहुत अच्छा काम हो सकता है जो कि आप लोग कर भी रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि इस 20 दिन के काम में हम लोग एक कोई बहुत बढ़िया ड्रामा तैयार करेंगे, क्योंकि मैं बम्बई जाने से पहले, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाने से भी पहले, करीब आज से 27-28 साल पहले कोरबा में एक नाटक करने आया था और एक वर्कशॉप मैंने NTPC में किया था। आज मेरे मित्र विजय बैठे वहाँ उस समय काम करते थे, वो मुझे बता रहे थे कि उसको, उस नाटक को अभी भी लोग याद करते हैं। उन्होंने मुझे खबर दी अभी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि 27 साल पहले कोई नाटक किसी ने देखा होगा, उसको अभी याद है। विजय वर्टे से वो मिलता है तो उसके बारे में बात करता है, तो बड़ी खुशी होती है। हो सकता है आप लोग भी 27 साल बाद कोरबा आए कभी ये ड्रामा करने के बाद, और आपसे कोई ऐसा कहेगा तो आपको भी बड़ी खुशी होगी। और छत्तीसगढ़ वैसे भी मेरा घर रहा है, जो कुछ मैंने सीखा है उसमें छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बालकों के साथ साथ मैं भी जुड़ रहा हूँ और हम सब मिलके एक मज़ेदार या बहुत ही अच्छी रचना तैयार करेंगे और थोड़ा ज़्यादा रचनात्मक हो जाएंगे आगे के लिए। धन्यवाद। मैं उपस्थित होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और इस तरह के आयोजन जो बहुत फ्रीक्वेंटली होने चाहिए हमारे बीच में बहुत कम हो गए। मुझे याद है जब मैं मसूरी एकेडमी में ट्रेनिंग में था, उस समय पहली बार इप्टा से हम लोग रूबरू हुए और इंडियन पीपुल थिएटर एसोसिएशन के कलाकार वहाँ पर आए हुए थे। कुछ दिनों तक हम लोग के बीच में थे और एक इम्प्रेशन इप्टा का और रंगमंच का जो मेरे अंदर पड़ा, वो बिल्कुल जैसा कि अभी मिश्र जी ने कहा, बिल्कुल एक अमिट छाप आपके दिमाग पर छोड़ता है। इस बीच मैंने बहुत सी फिल्में देखी, लेकिन इप्टा के द्वारा जो एक मंचन हुआ था, एक नाटक था जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं, उसकी याद शायद हमेशा रहेगी। बहुत ही सशक्त माध्यम रंगमंच है जिसकी तुलना किसी अन्य माध्यम से मेरे ख्याल से नहीं की जा सकती। मनोरंजन के साथ साथ एक संदेश जो समाज में जाना चाहिए, उस संदेश को जितनी मजबूती से रंगमंच आपके दिमाग में भेज सकता है, उतनी मजबूती से अन्य कोई माध्यम नहीं कर सकता। मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह का आयोजन हो रहा है। पिछले दिनों दीपक जी से मेरी बातचीत हो रही थी तो मैंने उन्हें कहा कि शहर में जो अशोक वाटिका है उसको मैंने कुछ अच्छा रूप देने की कोशिश की है और इस कैंपस में या कहीं भी कुछ अच्छे कार्यक्रम जैसे कवि सम्मेलन, रंगमंच इत्यादि के कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। और मुझे बहुत खुशी है कि इतनी जल्दी एक इतना अच्छा कार्यक्रम साथ में ट्रेनिंग देने का काम भी ऑर्गेनाइज किया है दीपक जी ने, जो बधाई के पात्र हैं। और मैं इस कार्यक्रम की, इस वर्कशॉप की सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आभार प्रदर्शन के लिए मास्टर पिकाल दत्ता को, जो कि इस कार्यशाला के प्रतिभागी हैं,
उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे आभार प्रदर्शन के लिए मंच पर आए। मुख्य अतिथि श्री अरुण पांडेय जी यहाँ अपने व्यस्ततम समय में से हम सबके लिए कुछ क्षण निकाला और हमारा मान बढ़ाने के लिए हमारे बीच है। इसके लिए हम बाल कलाकारों व बालको प्रबंधन की ओर से उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। नाट्य प्रशिक्षण शिविर का संचालन करने और कला की बारीकियां सिखाने के लिए मुंबई से आए प्रसिद्ध मंच निर्देशक श्री अशोक मिश्र जी के प्रति हम अपना विशेष तौर पर आभार व्यक्त करते हैं। श्री मिश्र के अनुभव का लाभ हमें मिला। उन्होंने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर हमारे अनुरोध को स्वीकार कर हमारे बीच आए। इसके लिए हम उनके प्रति प्रबंधन व विभिन्न कला संगठनों की ओर से आभारी हैं। आज के समारोह में आए बालकों के वित्त एवं प्रशासन सह उपाध्यक्ष व विशिष्ट अतिथि श्री अतुल मित्तल, जिनका हमेशा ही बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहता है, हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे बीच आए। यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, जिनका हमें प्रत्यक्ष व परोक्ष इस तरह के आयोजन मददगार साबित हुए हैं। इसके लिए प्रबंधन का एक बार पुनः धन्यवाद। धन्यवाद सर। मुक्तिधन नामक नाटक का इप्टा के कलाकारों द्वारा मंचन किया जाएगा। यहाँ तो बड़े बड़े फिल्म के पुनर्धारित पंडित भी अपनी गाय कसाईयों को बेच जाते हैं और ₹1 का घाटा नहीं बर्दाश्त करते। यह गरीब सिर्फ इसलिए मुझे अपनी गाय बेच रहा है
कहीं यह कसाईयों के हाथ न पड़ जाए। क्या गरीबों में भी इतनी समझ हो सकती है? क्या सोचने लगे हो तुम? पूरे 35 ऊपर गिन लो, फिर बात बुरा कर गिन लो और हमारे को डांट दीजिएगा, मुझे मारे नहीं। हाँ अच्छा। और गरीब के सभी दुश्मन। जमींदार ने जाफा लगान का दावा दायर किया और इसी के लिए उसे रुपए की जरूरत थी। घर में बैलों के अलावा कोई संपत्ति नहीं। वह इस गाय को प्राणों से अधिक प्रिय समझता, पर रुपए की कोई तस्वीर ना, इसलिए उसने यह गाय दी। पचौली गांव में मुसलमानों के कई घर। इस बार सालों बाद हज का रास्ता पड़ा। गांव के जितने स्त्री पुरुष हज के लिए तैयार थे। तब इस युद्ध के दौरान यह राह बंद। रहमान का बुरा बाप भी हज के लिए तैयार था। वह रहमान से बोला, और मेरे दिल में एक अरमान बाकी है। उस अरमान के लिए मैं दुनिया से क्यों जाऊं? इस नेकी के लिए अल्लाह मुझे सजा दे। एक बार हज करा देगा, यही मेरी तमन्ना बाकी, बस हज करा देगा। ठीक है आपकी बातों में हज क्या बात आई नहीं। क्या सोच रहे हो भाई? इस चिंता मत करो। अरे भैया अब्बा हज जाने को कह रहे थे और तुम तो जानते हो हमारे पास रुपए पैसे कहाँ। हाँ भाई, हम गरीबों के पास रुपए हमसे ही कहा। सोचता हूँ किसी से उधार ले लूँ, कुछ अपनी कर दे दूंगा, कुछ अच्छे साथ निकाल दूंगा। आपके बदल से एक भी वैसी हुई है कि पहले कभी ना होती। ये सब अब्बा की दुआ का ही तो फल है। मगर किससे लूँ? कम से कम 200 रुपये तो लगेंगे। परदेश की बात है, यहाँ किसी महाजन से जान पहचान भी तो नहीं है। और यहाँ के बनियों को तो तुम जानते ही हो, अरे सामने भी करने नहीं रहते थे। अरे कहीं का नहीं छोड़ते, कहीं का ना छोड़ेंगे। पर इसके अलावा कोई चारा है? ठीक कहते हो, और कोई चारा भी तो नहीं है। पति हो जाएगी सरकार, सोच ले। ठीक हाँ समझ गया। कोई तुझे यहाँ पहचानता है? जमींदार साहब क्या हमारे खेत में भी बने। अच्छा अच्छा, आपको हीरा सिंह जी की यहाँ ले अरे कहाँ वाला है घर है? बात तो 200 की अरे यहाँ लिखाई पढ़ाई टिकट रसीद कुछ लगती है कि नहीं? अनपढ़ लोग को समझाना इतना ही मुश्किल है। चला तू क्या लागू क्या पड़ा? चला और कुछ नजराने रहमान खड़ा है, घर में कुछ दूर रखे हुए उसे बेचा और उसकी तैयारियां करनी। अल्लाह मुझे अच्छा की। चलो बस ये रामदीप कहाँ गया बेटा? अरे रहमान भाई, ये सब कहाँ की तैयारी है? अरे भैया अच्छा तो हम धूप में जा रहे हैं बेटा। अच्छा, और खेती बाड़ी का ध्यान रखना बेटा। अरे ये और भी सब देखना। ये भी कहने की बात है। आज आज मैं समझा पूरी पूरी जाती बेटा। हालत में पूरी खेती बाड़ी चलो नाम
ये किसकी बकरियां हैं? या अल्लाह तुम्हारे अपने ठीक तो हो जाए, लेकिन काफी खर्च होंगे और दवाई अभी तुम जबर से कच्ची हल्दी और दूध के साथ में 2 वक्त देते हैं और कोई तकलीफ हो बुला ले, घर पर ही
पर एक बार कोशिश करने में क्या जाकर देख तो उनके पास जाकर देख तो सही, यही ठीक रहेगा रहमान। ठीक है भैया, तुम लोग कहते हो एक बार जाके पूछ। वो यही दोनों हाथ है, इसके सिवा यहाँ है क्या? हर फोटो कोई खेत भी ना पूछेगा, खेत है तो जमींदार के, पर अपना काबू ही नहीं। बेकार जा रहा हूँ वहाँ, धक्के खाकर निकलना ही पड़ेगा, और कोई चारा भी तो नहीं है। क्या इसका वो बुझा है? अब रोने से क्या फायदा? ईश्वर को जो मंजूर था वहां तो होना ही था। आखिर तुमने उन्हें हज की भी यात्रा कराई, दवा दारू भी करी, और तुम्हारे हाथों उनकी मिट्टी भी ठिकाने लग गई। अब किस बात का गम है तुम्हें? हुजूर अरब करने आया मगर हिम्मत नहीं पड़ती। तो नहीं तो पड़ा हुआ है, वो मैं किस्मों से मानूं, लेकिन अल्लाह जानता है हुजूर, कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं, और काम ऐसा हुआ है जैसे बात करूं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। आगे आप मालिक हैं, ये सोचकर दे दीजिए, कुएं में डाल रहा हूँ, जिंदा रहूंगा तो आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा हुजूर, मगर इस घड़ी मना में कीजिएगा हुजूर, इस घड़ी मना कीजिएगा हुजूर। रहमान ने उन रुपए से अपने पिता का कब्र लिया, फकीरों को दान किया और अपने बिरादरी वालों को खाना भी खिलाया। भाई आप लोग तो जानते हैं कि खेती की हालत अनाथ वाला की है, जल और वायु अनुकूल हुए तो फसल लहरा हो, और अगर इनकी कृपा दृष्टि ना हुई तो लहराते फसल भी तपती मिट्टी की भांति दगा देते। हवा और पानी, ओला और काला, सूखा और बाढ़, इनने तो होने से बची तो फसल खलिहान में, और खलिहान से आग और पानी दोनों का बैर होता। इतने दुश्मनों से बची तो फसल नहीं तो फैसला। रहमान ने जी तोड़कर चुना, उसने दिन को दिन और रात को रात देखते ही देखते उसकी फसल लहरा उठी। अरे वाह रहमान, इस बार की बहुत अच्छी हुई है। हाँ भैया, बहुत मेहनत की थी इस बार। भाई तुम्हारे पिता वाला है इस बार पूरी चीज बेचूंगा, जितने पैसे आएंगे सब के सब ले जाकर लाला दाऊदा के कदम में रख दूंगा। अगर वो उसमें से कुछ 2-4 रुपए दे देंगे तो ले लूंगा, नहीं तो चुनी चौकर खा कर काट दूंगा, पर उनके पूरे रुपए उन्हें अदा कर दूंगा भाई। ठीक है भैया, रात को आना। हाँ हाँ चलिए राम राम। अरे रामदेव, छत में कोई बात गर्मी लगी है? अरे रहमान, ये बच्चा आज तो कहा बच्चा, तुम जे तो आगे हम तो चले सेठ जी का खेत देखे। खेत जो बटो ये चार का है ना, चार का बस करो रे, सारा का सारा
पाव ढीले हो गए। अपनी कुछ फिक्र नहीं, समझो खेती बाड़ी भी तो ऐसी नहीं है कि पेट काट कर आपने बचा। यहाँ का हाल तो देख ही रहे हो ना। अरे हाल चाल किसी और बस नहीं जाओ। अरे सारी चल गई भैया। अरे ढूंढ के किसी और बताइए। चल चल के बुलाया चल। तो मार मारे की सोलो भाग निकला। अब कोई वादा ना करना। जब जो मिलेगा आका ढूंढूंगी। अरे गुरु ऐसे कैसे समझ लूं? यहाँ ना बोलना वहाँ तो देना ही पड़ेगा ना। नहीं रमान तुम रुके हो किसी मत करो। असल में तो मैं तुम्हें आजमा रहा था। ऐसा ना कहे हुजूर, मैं बहुत सर पे लेकर ना मरूंगा। कैसे आदमी हो जी? अगर मैंने कह दिया कि तुम्हारे रुपए अदा हो गए तो हो गए। अब तुम मेरे कर्जदार बिल्कुल नहीं। असल में मैंने ही तुमसे जो कर्ज लिया था वही आज अदा कर रहा हूं। भूल गए? तुम्ही ने मुझे अपनी बहू भेजी थी पूरे 5 रुपए के नुकसान पर। फिर भी मैंने इसे खरीदा। जानता हो तुम्हारी बहू ने मुझे पूरे 800 रुपए का मुनाफा दिया दूध बेचकर। ऊपर से 2 बछड़े दबे अलग से। तुम एक अच्छे आदमी हो, एक भले इंसान। मैंने तुम्हें रुपए खराब के लिए दिए और बस हम तुम दोनों बराबर हो गए। तुमने मुझ पर एहसान किया था जो वो गाय का साइयों पर ही बेची, मुझे बेची। हम तुम बराबर हो गए। मैंने तुम्हें रुपए दिए धर्म के लिए, तुमने मुझे अपनी गौ बेची ताकि वह मर न जाए। बस आज से मैं अपने को आपको आपका मुझे पर गुलाम हो गया। गुलाम नहीं, गुलाम गुलाम जब अपनी मुक्ति के लिए रुपए देता है तो उसे मुक्ति धन कहते हैं। और तुमने तो अपना मुक्ति धन बहुत पहले ही अदा कर दिया है। अब भूल कर भी ऐसी बातें मुझसे ना निकालना, भूल कर भी नहीं। नाम